आई गारंटी अगर आप ऐसा पढ़ाई करते हो, इट विल बी अ पीस ऑफ केक। वेलकम बैक टू शिक्षण मित्र। और बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे मेरे चैनल पे कि 12th स्टैंडर्ड के लिए कुछ वीडियो बनाओ, 12th स्टैंडर्ड के टिप्स के लिए कुछ वीडियो बनाओ, 12th में कैसे अच्छे मार्क्स लाएं, 12th में कैसे स्टडी शेड्यूल फॉलो करें, जैसे मैंने 10th स्टैंडर्ड के लिए बनाया था। तो ऑब्वियसली 10th के बाद 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारे फ़र्क आते हैं। अगर आप 10th वाली ही पूरी शेड्यूल 12th में लगाओगे तो वो कोई काम नहीं आने वाली है। तो तभी मैंने आपको बोला था कि अभी मैं फ़िलहाल खुद 12th में हूँ, तो मैं ये सब चीज़ों के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी गलती करने वाली हूँ। तो वो सब चीज़ों से सीखने के बाद में मैं आप लोग को एडवाइस करूँगी कि अच्छा ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाई करो। और उसके बाद में भी थोड़े कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा भी बना ही देती हूँ वीडियो इस चीज़ पे। टाइम निकाल के बनाया है, क्योंकि खुद की भी स्टडीज़ बढ़ गई हैं अभी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर शेड्यूल को बनाने से पहले बोलती हूँ कि अपने चैप्टर्स को काउंट करो। अपनी सारी बुक्स लेके बैठो, जितनी भी एग्ज़ाम्स होने वाली है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, इकोनॉमिक्स हो, या जो भी हमको बुक्स मिलती हैं, कंप्यूटर साइंस हो, नहीं साइंस में या कॉमर्स, या मतलब ये वीडियो हर स्ट्रीम के लिए, बट मेरे को साइंस के सब्जेक्ट्स पता है तो मैं वो बोल रही हूँ। तो वो जितने भी मतलब नहीं ऑप्शनल भी हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अरे ये तो लास्ट मोमेंट में भी खोलेंगे तो अच्छे मार्क्स आ ही जाने वाले हैं, बट उसको भी आप काउंट करो। पहले हर सब्जेक्ट की अलग अलग बनाओ कि अच्छा इस सब्जेक्ट में टोटल इतने चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी में इतने हैं, मैथ्स में इतने हैं, फिर कंप्यूटर साइंस में इतने हैं। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मेन सब्जेक्ट में इतने चैप्टर्स हैं और जो मेन सब्जेक्ट नहीं है उसके इतने चैप्टर्स हैं। और फिर सबको पूरा प्लस करके एडिशन करके देखो कि आपके कुल मिला के कितने चैप्टर हो रहे हैं। फिर आपको लिस्ट बनानी है। कैसी लिस्ट बनानी है? नंबर ऑफ चैप्टर डन और नंबर ऑफ चैप्टर रिमेनिंग। कितने चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं पूरी अच्छी तरीके से और कितने चैप्टर अभी आपकी बाकी है पढ़ाई करने के लिए। वो लिस्ट बनाने के बाद में आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, अभी आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। सपोज कि चैप्टर जो आपके पढ़ चुके हैं उसकी लिस्ट ज़्यादा हुई और रिमेनिंग चैप्टर बहुत कम बचे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा अभी मेरी तैयारी अच्छी चल रही है बोर्ड्स के लिए। और अगर कुछ उल्टा हुआ तो फिर आपको पढ़ने की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो एंड मोमेंट पे बहुत प्रॉब्लम होगी। सबसे पहली बात, आपको स्टडी 8 to 10 आवर्स करना है अगर आप सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो। जैसे मोर देन इनफ है एक्चुअली 8 to 10 आवर्स फॉर ओनली बोर्ड्स। मैं वापस बोल रही हूँ, फॉर ओनली बोर्ड्स। 12th में मोस्टली सब लोग कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम ज़रूर देने की प्रिपरेशन करते हैं। 11 से एक्चुअली करते हैं, बट बहुत लोग 12 से स्टार्ट करते हैं मेरी तरह, जिन्हें कुछ पता नहीं होता और बाद में सब चीज़ें पता चलती हैं। तो उसके लिए तो फिर आपको रोज़ मतलब नहीं बोलते हैं कि 12 आवर्स 14 आवर्स, कभी कभी 16 आवर्स में बच्चे पढ़ते हैं, तो वो अपनी अपनी एफिशिएंसी के ऊपर है। बट अगर सिर्फ बोर्ड के बारे में बात करूँ तो 8 to 10 आवर्स तो मतलब मोर देन इनफ है। कभी 8 आवर्स, देखो मैं बोल रही हूँ 8 to 10 आवर्स से ज़रूरी नहीं है आपकी आप रोज़ 8 to 10 आवर्स पढ़ने वाले हो। कभी ऐसा होगा कि आप पढ़ाई नहीं करोगे, कभी होगा आप 6 आवर्स पढ़ोगे, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 12 आवर्स पढ़ाई कर लोगे। तो उस हिसाब से मैंने आपको पूरा एवरेज बताया कि इतना टाइमिंग पढ़ाई करनी है। उसके बाद में आपको क्या बोलते हैं, रोज़ अपने जो आपके चैप्टर्स हो चुके हैं उनको रोज़ 2 से 3 घंटा, जो 8 घंटे से 10 घंटे की पढ़ाई है उसमें से 2 से 3 घंटे में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नए चैप्टर्स पढ़ने के साथ साथ हम अपने पुराने चैप्टर्स को भूल जाते हैं, और फिर बाद में जो बाकी टाइम बचता है, मतलब जैसे सुबह उठो तो शुरुआत करो रिवीजन से और फिर नए चैप्टर्स को पढ़ो। या फिर तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि नए चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट किया और रात में सोने से पहले आपने रिवीजन किया। दोनों में से कोई एक चीज़, बीच में मत करो, नहीं तो फ्लो पूरा टूट जाता है। पहले नए चैप्टर को स्टार्ट किया, फिर रिवीजन करना स्टार्ट किया, फिर आपने नए चैप्टर को वापस रिज्यूम किया, वो थोड़ा मतलब माइंड को कंफ्यूज कर देगा। तो इससे अच्छा कि आप फिर तो सुबह उठते बराबर रिवीजन करो, फिर आप मतलब पढ़ाई करो अपनी नॉर्मल जो है, या फिर तो आप उल्टा करो, रात में सोने से पहले रिवीजन करो और दिन भर अपनी नई पढ़ाई करो। और टेस्ट देना तो बहुत ही ज़रूरी है, आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं। हर हफ्ते एक ना एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ टेस्ट देना है। क्लासेस जाते हो तो ऑब्वियसली आपके पास वो प्लानर होता है पूरा क्लासेस में जो बच्चे जाते हैं, बट जो बच्चे घर पे पढ़ाई करते हैं उनके लिए खुद से टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब पे भी काफ़ी टीचर्स हैं, स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो फ्री में टेस्ट देते हैं। वो खुद भी बताते रहते हैं कि कैसे पढ़ना है, मेरे से अच्छा बताएंगे। बट कुछ मिस्टेक्स होती है जो एक स्टूडेंट ही समझ सकते हैं कि अच्छा मैंने की। तो मैंने जो मिस्टेक की थी मैं आपको बताऊंगी, जिससे मेरे सीधे सीधे 20% कम हो गए 12th स्टैंडर्ड में।
पहली बात तो ट्वेल्थ में ऐसा मतलब एक कड़वा सच होता है कि ट्वेल्थ में 95 लाने का भी इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। आपको बस आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एंट्रेंस देना है। जैसे मैंने डिसाइड किया था मुझे जेई देना है, तो उसके लिए मेरे लिए नेसेसरी था कि मैं 75% लाऊँ। उसके बाद में मैं 95 भी लाऊँ या 75 ही ला के रुक जाऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मेरे करियर में। बट हाँ, एक 75 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो लाना ज़रूरी था, जो मेरा नहीं आया। इट्स ओके, लेट्स फॉरगेट इट। और वैसे अगर किसी को नीट देना है तो उसके लिए 60% लाना है। अगर किसी को सीईटी देना है, सीईटी दे के अपना करियर बनाना है तो 50%। तो मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ 50% लाओ, बट एक नहीं एकदम, अगर आपको कोई एंट्रेंस देना है तो आप 12 के परसेंटेज के पीछे इतना मत भागो कि मुझे 95 लाना है। और वैसे भी अभी CUET आ गया है, नया एंट्रेंस एग्जाम फॉर एनी BSc या मतलब BCom या कुछ भी आपको करना रहेगा तो आपको CUET देना है यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसमें भी 12th के परसेंटेज का इतना मायना नहीं है। सो आप जो 8 to 10 आवर्स है इसको बढ़ा सकते हो और 2 to 3 आवर्स के बाद में आप अपनी एंट्रेंस का भी प्रिपरेशन कर सकते हो इसी में अपना शेड्यूल मिस करके। अगर आपको वो शेड्यूल भी चाहिए तो आप कमेंट करना, इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं वो भी बनाऊंगी। उसके साथ साथ मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो थी रिवीजन। मैंने टाइम टू टाइम नहीं किया था, इसलिए मैंने इधर लिखा कि रिवीजन करो ओल्ड चैप्टर्स का। क्योंकि क्या होता है ना, आप नए चैप्टर्स पढ़ते जाते हो, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उसके आगे का पढ़ते जाते हो और सोचते कल रिवीजन करेंगे अभी याद है, कल रिवीजन करेंगे अभी याद है। एंड मोमेंट में सब गड़बड़ होता है। एग्जाम के 2-3 महीने पहले जब रिवीजन के लिए बुक खोलो तो ऐसा लगता है कि अभी नया वापस पढ़ रहे हैं, सब भूला हुआ लगता है। और हाँ, आप ना जो भी आपके ब्रीफ या जो भी नवनीत या जो भी बुक्स होती हैं उसमें से जो आंसर्स होते हैं, ये 10th स्टैंडर्ड नहीं है कि आप ब्रीफ याद करोगे और आपको अच्छे परसेंट आएंगे या आप टेक्सचुअल क्वेश्चन याद करके जाओ। मुझे दूसरी स्ट्रीम का नहीं पता, पर साइंस में टेक्सचुअल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आपके कोई भी रिएक्शन उठा ली जाएगी, कोई भी मतलब A to Z केमिस्ट्री बुक में कोई भी रिएक्शन उठा के उसका एक्सप्लेन करने बोल देंगे। मैथ्स में आपको कोई भी सम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सरसाइज के सम्स करो और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड इट्स ऑल ओके। मैथ्स में भी वैसा ही होता है। तो स्टार्ट मतलब पहले तो आप स्टार्ट करने से पहले ना भूलना सीखो। ये एक मूवी का डायलॉग भी है, भूलो पहले सारी चीज़ें। डाइजेस्ट और सब चीज़ से सिर्फ टेक्सचुअल याद करना, ये भूल जाओ। ये सब छोड़ दो। आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार टाइम मिले ना, टेक्सचुअल रीडिंग करनी है आपको। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, ये 10th में मुझे मेरी साइंस टीचर ने बोला था कि जब आपका एक चैप्टर आपका शुरू होता है, अभी आपके एग्जाम के लिए आई थिंक अभी अगस्त खत्म होएगा, वीडियो देखते देखते कुछ लोग सितंबर में भी देखेंगे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ओके। सो 5 मंथ आप बोल सकते हो क्योंकि जैन में पूरा रिवीजन होता है, प्रैक्टिकल होता है, उसमें टाइम नहीं मिलता। तो 5 मंथ्स में आपके अभी कुछ चैप्टर्स बाकी होंगे जिसको आप नया पढ़ोगे। तो वो चैप्टर जब, जैसे अगर आपको टीचर ने आज एक पेज पढ़ाया तो वो एक पेज को आप घर जाके रीडिंग कर लो। अगर वो चैप्टर आपको इजी लग रहा है तो उसके आगे की पेजेस की भी रीडिंग कर लो। वंस दैट चैप्टर इज फिनिश्ड, आपको वापस उस चैप्टर की रीडिंग करनी है। 2 बार रीडिंग हो गई, फिर आप जब 2 से 3 आवर में आप रिवीजन करोगे, वापस आप टेक्सचुअल बुक की रीडिंग करो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि टेक्सचुअल ये कुछ याद ही मत करो, उसको रीड करो, समझो। 10th की में भी मैंने यही बोला था, मैंने 10th में भी नहीं बोला था कि आप उसको याद करते बैठो। 10th में भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि टेक्सचुअल रीडिंग इज अ मस्ट फॉर बोर्ड्स। जितनी बार आप टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैंने ना 10th में ना 12th में कभी भी टेक्सचुअल आंसर्स को एकदम रट्टा नहीं मारा है। बस उसको समझ के 2 से 3 बार पढ़ के इंग्लिश अपनी सुधारो, अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत होने दो, स्पेलिंग्स को याद करो, आंसर समझो, कॉन्सेप्ट समझो, और जब एग्जाम में कुछ भी आए बस उसको लिख के आ जाओ। जो आपको आता है, कॉन्सेप्ट आता है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। और इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट आकर भी अगर अच्छी लैंग्वेज में नहीं लिख पाओगे तो अनफॉर्चुनेटली आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा फिर इंग्लिश लैंग्वेज का ना। तो उससे अच्छा आप लैंग्वेज सीखो, कॉन्सेप्ट समझो और इज इक्वल टू जो आंसर आपको आता है वो लिख के आओ। और इसकी मतलब जो स्टार्ट है वो अभी के टेस्ट से करना शुरू कर दो। जो आप टेस्ट देने वाले हो ना, ये रेगुलर टेस्ट में, वो टेस्ट में आप उसकी तैयारी मतलब खुद से आंसर लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। और ये चीज़ आगे भी काम आएगी, क्योंकि जितना लेवल बढ़ता है स्टैंडर्ड्स का, तैसे ही जो आंसर याद करने की चीज़ें, क्योंकि आगे जाके सिलेबस भी इतना बढ़ जाएगा। चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आप कोई भी डिग्री करो, सिलेबस बढ़ता है। और फिर ये मतलब नेसेसरी नहीं है कि आप सब चीज़ याद कर सकते हो, सब चीज़ याद करके आप लिख सकते हो, और उसका कुछ यूज़ भी नहीं है आगे जाके। वो सिर्फ आपको डिग्री देगा, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देगा। तो ये जो 7 टिप्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे
जो भी मैंने आपको बोला कि आप चैप्टर्स को काउंट करो, उसकी लिस्ट बनाओ, फिर बाद में आप इतनी आवर्स पढ़ो। तो इतना करने के बाद में आपका जो सिलेबस है वो ऑब्वियसली कंप्लीट हो जाएगा। ट्राई करो कि सिलेबस दिसंबर या जैन तक तो जाने ही मत दो, नवंबर की एंड में या दिसंबर में ख़त्म हो जाए आपका सिलेबस। मैंने भी अपना सिलेबस इसी मंथ में ख़त्म कर दिया था। और जैन मंथ में ना क्योंकि कॉलेज में भी जाते हैं तो प्रैक्टिकल्स वगैरह होता है, वाइवा होता है, तो इस मंथ के बाद से ना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता और फैब में एग्ज़ाम शुरू हो जाती है। मेरी मार्च में थी क्योंकि कोरोना था, बट इतना कुछ डिफरेंस नहीं था, 15 डेज ही आगे किया था। फैब मंथ में आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाने वाली है, इसलिए आपको इस मंथ में अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करना है विथ रिवीजन। मतलब आपको उस टाइम तक रिवाइज करते रहना है हर दिन 2-2 घंटा। ऐसा नहीं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बाकी है तो नया पढ़ते जाओ और पुराना छोड़ दो कि वो तो हो ही चुका है, अभी नया पढ़ते हैं। नहीं, कितना भी सिलेबस बाकी हो आपको रोज़ मिनिमम, मतलब एकदम कम से कम बता रही हूँ, 1 आवर फॉर रिवीजन निकालना ही है। और क्या होगा कि आज आपको वो चैप्टर पढ़ने को पौना घंटा लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है, कल उसका वापस रिवीजन करोगे तो हाफ आवर लगेगा, वापस करोगे तो 15 मिनट लगेगा। ऐसा टाइम आएगा पूरा चैप्टर आपके मुंह पे रहेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आज 45 मिनट्स लग रहे तो आप सोचोगे कि कल मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगा तो कितना घंटा रिवीजन ही करता रहूँगा। वो टाइम टू टाइम कम होता जाता है जितना आप रिवीजन करोगे। तो दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस जब याद करके, मतलब सब कुछ समझ के, और रिवीजन भी आधा 50 to 60% रिवीजन हो गया होगा आपका, तो जैन मंथ में सिर्फ आप रिवीजन करोगे, सिर्फ रिवीजन करो और ना PYQs करो। PYQs मुझे बहुत हेल्प किए थे। जो मुझे परसेंटेज आए हैं ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मुझे 10th में ना 91 से मेरे परसेंट गिर गए 70 पे। 91 थे, 91.2 थे मेरे, नहीं 91.4, सॉरी मैं अपने परसेंट ही भूल रही हूँ, और इसमें कुछ 70.4 आए, तो सीधा 21% गिरा सेल्फ स्टडी करके, घर पे पढ़ाई करके। बट मेरे कॉलेज में कितने जन थे, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस स्ट्रीम, मुझे दूसरी स्ट्रीम्स का नहीं मालूम है, तो उन लोग के मेरे साथ के ही थे। मेरे डिवीजन में, मेरे कॉलेज में डिवीजन वाइज था, लाइक मेरिट लिस्ट के हिसाब से A डिवीजन में सबसे अच्छे बच्चे, B डिवीजन में लाइक थोड़े कम परसेंट वाले, C में ऐसे था। तो मेरे डिवीजन में सब अच्छे परसेंट वाले ही थे, 93, 89, 90, किसी को 47 आया, किसी को 57 आया, किसी को 54 आया, 30% सीधा गिर गया, 35 गिर गया। तो वो उस हिसाब से मेरा अच्छा गया, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे सिर्फ PYQ किया। मेरा क्यों इतना परसेंट बढ़ गया, मेरा भी इन लोग के जैसे ही आ जाता है अगर मैं PYQs नहीं करती, क्योंकि PYQs आप जितना जैसे मैंने एकदम लास्ट मोमेंट पे PYQ किया था, जब एग्जाम को बस 15 डेज बाकी था, सीधा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किया था। आपके पास पूरा मंथ रहेगा, क्योंकि मैंने गलती की है, मैंने सीखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप पूरे मंथ PYQs करो, रिविजन करो, पूरी बुक की एक साथ रिविजन करो, फिर पूरा PYQ मतलब ना अच्छे से एकदम, बोलते हैं ना कि अपने से ईमानदारी करके सिंसियरली बैठ के 3 आवर्स टाइमर लगा के आप क्वेश्चन पेपर का चाहिए तो प्रिंट आउट निकाल के ले आओ, चाहिए तो फ़ोन की PDF फॉर्मेट में ही आप अपनी बुक में आंसर्स लिखो, खुद चेक करो, क्लासेस जाते तो टीचर से करवाओ, नहीं तो कॉलेज में किसी से करवाओ, और खुद को मार्क्स दो। तो मैं बताऊँ, फैब मंथ में जब आप अपना 12th का बोर्ड दोगे ना, आई गारंटी अगर आप ऐसा पढ़ाई करते हो, इट विल बी अ पीस ऑफ केक, आई गारंटी टू यू। मगर आपको इस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा फॉर ओनली 6 मंथ। हाँ 6 मंथ, जैन तक बात कर रही हूँ। फैब में ना पूरी बुक आपके पास अपने मुंह पे होगी। प्रैक्टिस मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मैथ्स लिए तो मैथ्स के लिए आपको रोज़ हाफ आवर्स कुछ तो सम्स प्रैक्टिस करने के लिए निकालने ही पड़ेंगे। तो दैट्स इट। अगर आपको और भी कुछ डाउट है, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, तो और भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स करना, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। मेरे को खुद की भी पढ़ाई करनी होती है और बहुत सारी लाइफ में चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आप नहीं हो सकते फ्रीक्वेंट हर चीज़ में। तो इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स करना, और अगर कुछ कमी लगी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।